बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ लिया था और कुछ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या सिचुएशन होती है, वो सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। यानी कांटेक्ट के अकॉर्डिंग फोर्स कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हमको समझना। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आ जाता है फील्ड फोर्स की, अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा फोर्स है यहाँ पे? फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स का क्या मीनिंग होता है कि फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। यानी इन शॉर्ट देखा जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो होते हैं वो एक तरह के मतलब फील्ड फोर्सेस होते हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड एक टर्म सुना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। सुना है ना आपने? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है किसी भी मास पार्टिकल के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जिसमें कोई और मास पार्टिकल को अट्रैक्शन फील होता है। वैसे ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वैसे क्या होता है, जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये सारे फील्ड्स शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको, परेशान मत होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या सिचुएशन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जिसमें कोई और चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फील किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए। वैसे ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी पोल के चारों तरफ, बार मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन, भाई मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बार मैग्नेट। ठीक है। तो उसमें कोई और मैग्नेट को अगर आप लेके आ रहे हो तो उस पर भी कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? चलो, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर लेते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस जो होते हैं उनका क्या मतलब होता है कि फोर्सेस विच आर ट्रांसमिटेड बिटवीन बॉडीज बाय शॉर्ट रेंज एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कॉल्ड द कॉन्टेक्ट फोर्स। कहने का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, जैसे टेंशन फोर्स हो गया, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इसमें एक और फोर्स को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे अप्लाइड फोर्स को आप ऐड कर दो। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स को अप्लाई कर रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट को आपको टच तो करना होगा ना, वो ऑब्जेक्ट को आपको कांटेक्ट में तो लाना पड़ेगा ना अपने। जैसे अगर आप हाथ से किसी ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको हाथ से उस ऑब्जेक्ट को टच तो करना पड़ेगा, कांटेक्ट में तो आएगा ना आपका हाथ उस ऑब्जेक्ट के। तो ये जो अप्लाइड फोर्स होगा वो एक तरह का क्या बन जाएगा? कॉन्टेक्ट फोर्स बन जाएगा। नॉर्मल फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखी है, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम है। तो इसका मास अगर स्मॉल एम है तो इसमें नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है? जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका वैल्यू क्या होता है? mg। इन शॉर्ट, इन जनरल इसको हम लोग वेट भी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है? mg होता है। और वेट इज नथिंग बट द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नॉर्मल फोर्स है, तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये इसके कांटेक्ट में है ना, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स लग जाएगा एक ऊपर की तरफ, ये लगेगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स किसने लगाया? कॉन्टेक्ट सरफेस ने लगाया, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो इस ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है। तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, कौन सा हो गया? नॉर्मल। अब टेंशन की अगर हम बात करते हैं तो टेंशन फोर्स का मतलब क्या हो जाता है? टेंशन फोर्स कहाँ काम करेगा? स्ट्रिंग्स पे। ये तो आपको पता है कि टेंशन फोर्स स्ट्रिंग्स पे काम करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो ब्लॉक्स है M1 और M2। हालांकि इसको अभी अपन पढ़ेंगे, परेशान मत होना, M1 M2 को पढ़ना है अपन को। ठीक है। तो अब M1 और M2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ स्ट्रिंग्स पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? टेंशन फोर्स काम कर रहा होगा। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत हो। अभी तो बहुत सारा पढ़ना है इस चैप्टर। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। ये सरफेस कैसी है? हमारी रफ सरफेस है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द रफ सरफेसेस, नॉट ऑन द स्मूथ सरफेसेस। ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मान के चलो कि यहाँ की तरफ ये मोशन कर रही, मान लो v वेलोसिटी से जा रही, तो इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट सरफेस जो है ग्राउंड के साथ ये वाली है, यही तो है इसकी कॉन्टेक्ट सरफेस, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई। ये कलर्स को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? कलर आपको अलग अलग से ये शो हो रहा है ना, मतलब जो मैं बना रहा हूँ। यस सर। हाँ। यस सर।
ये जो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, लो चलो। तो इसमें पीछे की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, इसमें पीछे की तरफ काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन तो अगला चैप्टर ही पूरा पढ़ना है, मैं परेशान मत होना, पूरा चैप्टर के फॉर्म में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में एक एक चीज। इतनी बात क्लियर हो गई। कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं याद रखना है, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। कौन कौन से होते हैं, चार। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, बिना देखे बोलना है, पहला कौन सा है, नॉर्मल फोर्स। दूसरा कौन सा है, नॉर्मल फोर्स, दूसरा कौन सा है, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। टेंशन, तीसरा कौन सा है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। चौथा कौन सा है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड। वेरी नाइस, एप्लाइड फोर्स। यस। तो ये चारों फोर्सेस आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आई थिंक ये आप याद रख लोगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, जीवन में समस्याएं आ रही। चलो, तो नॉर्मल फोर्स को यहाँ पहले हम डिटेलिंग करते हैं। नॉर्मल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फोर्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहने का मतलब है जैसे मान के चलो ये ग्राउंड है, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। अब नॉर्मल फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ से आ गया, ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, ये है ना कॉन्टेक्ट सरफेस। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स काम कर रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। और कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल जो फोर्स काम कर रहा होगा इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो जीवन में मतलब हमेशा रिजिड नहीं रहना है, रिजिड नहीं बिल्कुल कि सर पैरेलल हमेशा फ्रिक्शन ही लगेगा, परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल ही लगेगा। ये रिजिडनेस नहीं चाहिए, थोड़ा स्मूथनेस, जीवन में स्मूथनेस चाहिए। अरे भाई यहाँ इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो पैरेलल लग रहा है सरफेस के वो फ्रिक्शन लग रहा है। और भी कई सारे फोर्सेस हो सकते हैं, लग रहे होंगे, हो सकता है पैरेलल यार है, अब उन सबको फ्रिक्शन ही मान लोगे क्या, नहीं। परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लग रहा है सबको क्या मतलब नॉर्मल ही मान लोगे क्या, नहीं। और भी फोर्सेस होते हैं। अब जैसे इसमें नीचे की तरफ वेट लग रहा है, तो ये भी तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रहा है इस केस में, लग रहा है कि नहीं। हालांकि अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी ब्लॉक को रख देते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लगता है वेट, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। लेकिन यार इस केस में तो है ना। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल आप बनाओगे इस डायग्राम में, तो बताओ नॉर्मल कहाँ की तरफ बनाओगे आप। ये है कॉन्टेक्ट सरफेस, ये देखो कॉन्टेक्ट सरफेस ये है ना, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये बन जाएगा द नॉर्मल, इस तरह से याद हो पाएगा। अरे सिंपल ही तो है, होना क्या है मतलब उसमें। हाँ, तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इट मेजर हाउ स्ट्रांगली द सरफेस इज कॉन्टेक्ट आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कितना वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे प्रेस हो रही है, प्रेशर बना रही है, कितना स्ट्रांगली वो कनेक्टेड है, वो बताता है नॉर्मल। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑब्वियस सी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होती है यस उसमें सर। चार्ज तो होता है ना यार। जैसे अगर वुडन ब्लॉक है, एक कोई मान लो लकड़ी का ब्लॉक, तो अब आप सोच रहे हो कि सर इस पे चार्ज नहीं है, अरे नहीं, गलत सोच रहे हो, इस पे चार्ज है भाई, इस पे चार्ज होता है, ठीक है। कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर नहीं है तो क्या हुआ, चार्ज नहीं है क्या, बिल्कुल है। अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाते तो इस पे भी तो चार्ज होता है, बस ये है कि चार्ज इसमें वॉल्यूम में होता है, लेकिन चार्ज तो होता है ना यार। कंडक्टिंग स्फीयर बनाते हैं तो इस पे भी चार्ज होता है, इस पे चार्ज कहाँ होता है, इस पे चार्ज इसकी सरफेस पे होता है। तो चार्ज तो सबके पास ही होता है, किसी में फ्लो होता है किसी में नहीं होता है। अगर किसी में फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो फ्लो हो रहा है चार्ज, इसको हम कह देते हैं कंडक्टर, और इसमें फ्लो नहीं हो रहा है तो इसमें हम कह देते हैं नॉन कंडक्टर। बस इतनी सी बात है, कोई अलग बात थोड़ी ना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर नॉन कंडक्टर ये सब क्लास 12th में मैं पढ़ाऊंगा आपको, परेशान मत होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा उसमें चल रहा है ना, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलो, अब अ टेबल इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ एज शोन इन द फिगर। इस टेबल को देखो आप, तो ये टेबल के ये चार पैर हैं, जमीन को प्रेस कर रहे हैं। तो अब इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल फोर्स अलग से बनाया है,
कि इस टेबल ने जमीन पे नॉर्मल लगा रहे हैं ना, ये देखो चारों पैर इसके लगा रहे हैं नॉर्मल, तो ये लग गया नॉर्मल, ये ग्राउंड पे लग गया। ठीक है, नाउ अ बॉय पुशेस अ ब्लॉक केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सरफेस कैसी है? स्मूथ है। स्मूथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं फ्रिक्शन इसको रफ बोल देता तो फ्रिक्शन लगाना पड़ता, फिर अभी तो फ्रिक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो जब फ्रिक्शन हम लोग पढ़ लेंगे तब लगाएंगे उसको बाद में, फ्यूचर में। तो अब ये लड़का जो है इस ब्लॉक को यहाँ से कांटेक्ट में ला रहा है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, ये ब्लॉक भी इस लड़के पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और ये लड़का भी ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? तो ये होता है नॉर्मल फोर्स। यस सर। हाँ, अब इनको देखो आप, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आप इनको देखो, ये जो भाई साहब बैठे हैं आपको दिख रहा होंगे, ये भाई साहब कैसे बैठे होंगे, मतलब दिख रहे हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है वेट पुलिंग डाउन, और यहाँ लिखा है चेयर पुशिंग अप। अब ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, तो ये भाई साहब चेयर पे बैठे हैं और चेयर के चारों पैर जमीन के कांटेक्ट में है, देखो आप, दिख रहा है ना? तो ये जो ऊपर से फोर्स लग रहा है, ग्रीन कलर का ये जो एरो बना है ऊपर से, ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या मतलब है उसका? वेट पुलिंग डाउन। वेट है ना उस इंसान का, उस इंसान के पास वेट तो होगा, माना कि ये कमजोर है लेकिन यार कुछ भी हो, लेकिन है तो इंसान, तो वेट तो होगा, एमजी कुछ तो होगा, मास उसका 10-20 किलो कुछ तो होगा। ठीक है, हैं? ऐसे हवा में थोड़ी उड़ रहा, मतलब तो कुछ वेट है उसका, तो वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसको ग्राउंड की तरफ खींचता है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और जो चेयर पर ये बैठा हुआ है, तो चेयर इसको क्या कर रही है? पुशिंग अप, चेयर इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और ये दोनों इक्वल है आपस में। अगर इनमें से, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर अगर वेट पुलिंग डाउन जो है वो चेयर पुशिंग अप से ज्यादा हो जाए, यानी नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाए, तो क्या होता? ये चेयर में जो बैठा है वो सर आदमी गिर जाएगा नीचे। गिर जाएगा नीचे, चेयर टूट जाएगी, नीचे आ जाएगा। और अगर मान के चलो कि चेयर पुशिंग अप ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? अगर चेयर पुशिंग अप ज्यादा हो जाए वेट पुलिंग डाउन से, तो क्या होगा? ये हवा में उड़ेगा, ऊपर उड़ जाएगा, चेयर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं फिर। ठीक है, और जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है तब तक कांटेक्ट फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई कार चल रही है, मेरी बात सुनना गौर से, समझ आ जाएगा अभी इस एग्जांपल से। एक कार है, एक कार, तो कार अगर चल रही है, तो कार का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रोड के कांटेक्ट में होता है? ये बताओ। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछ दिया व्हील। मैंने। सीट, व्हील। व्हील, टायर, ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछा था मैंने, इसका जवाब बहुत ही कठिन है। टायर जो होते हैं वो रोड के कांटेक्ट में होते हैं, तो यार टायर घिसेंगे ना, कि छत घिस जाएगी, कार की छत घिस रही साहब, जो है उल्टी कार चला रहे हो, है? कार की छत घिस रही साहब, 3 साल हो गए कार की छत गायब हो गई चलाते चलाते, ऐसा तो होगा नहीं, तो कांटेक्ट की वजह से ही तो टायर घिसा है ना। ठीक, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, या किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट या तो उसी डायरेक्शन में जाएगा या ऑपोजिट जाएगा, जो भी हो रहा हो। तो वो किसकी वजह से जा रहा है? क्योंकि आपने उस पर कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये पेन मेरे हाथ पे ऐसे रखा हुआ है, किसकी वजह से रखा है? क्योंकि इस पेन का मेरे हाथ पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वेट, और ये हाथ इस पेन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसको कह रहे हैं नॉर्मल। अब ये पेन अगर हवा में टंगा होता, ये पेन ऐसे मान लो हवा में टंगा होता, स्पेस में ले गए, इसमें हवा में टंगा है, तो क्या इस पेन पे कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा होता? नहीं सर। क्यों? क्यों नहीं लगेगा नॉर्मल? क्योंकि ये पेन किसी की कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है यार, जब नाम ही है कांटेक्ट फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कांटेक्ट की वजह से ही लग रहा होगा। कौन कौन से हैं कांटेक्ट फोर्स, नाम बताओ। हाँ, बोलो पहला नाम। भूल गए सर? हम तो भूल गए सर, हम तो देख के बता दिए थे तब। है? नॉर्मल फोर्स, यस, टेंशन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल यस, फ्रिक्शनल फोर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, और थर्ड कौन सा था? अप्लाइड फोर्स था, वेरी गुड। और फोर्थ कौन सा था? फ्रिक्शन फोर्स था। फोर्थ कौन सा फ्रिक्शनल। था? फ्रिक्शन फोर्स था। हाँ, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई थिंक ये नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, और यहाँ पे ये जो बेसिक थ्योरी लिखी है इसको आप लोग अपने हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कोई इतना काम का नहीं है, लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको नॉर्मल फोर्स का फील आ गया कि नहीं? बस उतना पर्याप्त है। ठीक, चलो यस सर। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी।
अब आपको यहाँ पे बताना है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि वेट पुलिंग डाउन, चेयर पुशिंग अप का क्या मतलब है। बेसिक थ्योरी है जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना अपने हिसाब से। कॉन्टेक्ट फोर्स का जो एग्जांपल है एक नॉर्मल फोर्स, इसके बारे में आपको जो बेसिक था वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर। ये सरफेस कैसी है? यहाँ पे स्मूथ है। इस सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। तो करना क्या है, ड्रॉ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स बताना है। अब आप मुझे ये बात बताओ कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो फोन हैं, एक फोन ये है मेरे पास, बंद कर दूं स्क्रीन, ये एक फोन है और एक फोन ये है मेरे पास। ये मान के चलो दो फोन है मेरे, अरे ये स्क्रीन बंद, हाँ ये दो फोन है। अब ये दोनों फोन अगर ऐसे रखे हैं कॉन्टेक्ट में, ये मान लो जमीन है और ये दोनों फोन ऐसे कॉन्टेक्ट में रखे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि इनके बीच में कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा है क्या? अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अभी आपने बताया था कि ये दोनों फोन एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो ये गलत सोच रहे हो। क्यों सर गलत इसलिए आप सोच रहे हो क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। अगर यहां से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाता, अप्लाइड फोर्स मान के चलो एफ लग रहा होता, तब जाकर के ए और बी का कांटेक्ट प्रॉपर होता। बात को समझ रहा हो ना मेरी? ठीक है, अगर यहाँ से एफ फोर्स यहाँ लग रहा होता, इस पे अप्लाइड फोर्स लग रहा होता, तो ये जो ब्लॉक ए है और ये जो ब्लॉक बी है वो एक साथ मोशन कर रहे होते। अब ब्लॉक बी पर तो कोई अप्लाइड फोर्स है नहीं, लेकिन बी ब्लॉक जो है वो ए के साथ चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है कि नहीं? तो बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से वो चल के आगे जा रहा है। जैसे एक बाइक पे दो दोस्त जा रहे हैं बैठ के, एक बाइक पे दो मित्र जा रहे हैं बैठ के, साथ में मैं और मेरा एक फ्रेंड। अब हम लोग बैठ के जा रहे हैं बाइक पे, तो बाइक चल रही तो उसके साथ मैं भी चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी चल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, हो रहा है ना ऐसा? तो अब हम लोगों के बीच में आपस में कोई नॉर्मल कांटेक्ट तो है नहीं, कोई कांटेक्ट फोर्स तो है नहीं, लेकिन हम लोग कांटेक्ट में किसके हैं? बाइक के। इसलिए बाइक जब आगे चल रही है तो हम लोग भी आगे चल रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा फ्रेंड मुझे ऐसे पुश करे आगे की तरफ कि भाई थोड़ा आगे खिसक जाओ, बन नहीं पा रहे हैं, मोटा है मान लो, है ना, आगे कह रहा खिसक जाओ आगे, बन नहीं पा रहा हूं मैं सीट में, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अब लगेगा मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स। लेकिन इनिशियली तो हम लोग सिर्फ कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन कोई फोर्स नहीं लग रहा, नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मैंने दिया है उसमें क्या बोला है कि ब्लॉक ए डज नॉट पुश ब्लॉक बी। ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी को पुश नहीं कर रहा, ना ही पुल कर रहा है। सो देयर इज नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो उनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, वो एक ऐसे रखे तो गए हैं लेकिन दोनों ब्लॉक एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे हैं। जब तक पुश नहीं करेंगे, जब तक पुल नहीं करेंगे, तब तक उनके बीच में कोई भी फोर्स काम, मतलब नॉर्मल फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है नोट में उसको पढ़ लो आप, कि नॉर्मल इज अ डिपेंडेंट फोर्स। नॉर्मल जो होता है वो एक डिपेंडेंट फोर्स होता है। इट कम्स इन रोल व्हेन वन सरफेस प्रेसेस द अदर। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन का तो यूज हो रहा है, इसी लाइन पे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, कि जो भी नॉर्मल फोर्स होता है वो डिपेंडेंट फोर्स होता है। इट कम्स इन रोल व्हेन वन सरफेस प्रेसेस द अदर। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस को प्रेस करती है, दबाती है, उसको पुश करती है, तब जाके नॉर्मल फोर्स काम करता है। इज इट ओके और नॉट? बताइए। यस सर। बताओ, कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या? बोलो। नो सर। वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छे। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारे सामने टेंशन फोर्स आ जाता है। नेक्स्ट जो कांटेक्ट फोर्स है उसमें टेंशन फोर्स आ जाता है। तो टेंशन फोर्स क्या कह रहा है हमारा, कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सारे के सारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल हैं। इट अराइजेस व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल्ड। अब जैसे मान लो कि ये कोई स्ट्रिंग है ऐसी, ये कोई स्ट्रिंग डली है ऐसे, मतलब डली है ग्राउंड पे ऐसी ढीली सी, तो क्या इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये ढीली है, टाइट नहीं है। स्ट्रिंग शुड बी टाइट। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए, तभी उस पर क्या लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, इफ अ मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट पुल्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो। मतलब यही वाला बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रिंग फोर्स, सॉरी टेंशन फोर्स का मतलब क्या है? देखो, जैसे
अगर मान के चलो कि ये सीलिंग है हमारे घर की और ये एक स्ट्रिंग है और ये एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ये मान लो ब्लॉक है ए। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बना दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट बन गया, मान लो ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट एक सी है और यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो डी है। एक चीज को आप याद रखना कि अगर स्ट्रिंग कैसी है, सेम है, अगर स्ट्रिंग कैसी है, सेम है, तो उसमें जो टेंशन होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा, यानी टेंशन फोर्स बदलेगा नहीं। अब यहाँ से आप देखो ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग तो है। अब एक स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग पे एक ही तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, अलग अलग थोड़ी लग जाएंगे। एक स्ट्रिंग पे एक ही टेंशन फोर्स तो लग रहा होगा, अलग अलग नहीं लगेंगे। और जो भी टेंशन फोर्स लगता है वो हमेशा अलोंग द रोप लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। कहने का मतलब कि अगर ब्लॉक ए आप अलग से बना लो तो ब्लॉक ए पे टेंशन नीचे की तरफ नहीं लग जाएगा, क्योंकि नीचे थोड़ी रस्सी है यार, रस्सी कहाँ है, स्ट्रिंग कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर लगेगा ना टेंशन। सिंपल है, मतलब कि कॉमन सेंस वाली बात। ब्लॉक ए के लिए स्ट्रिंग कहाँ है, ऊपर है सर, तो टेंशन इसमें कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब अगर मैं ये जो सीडी वाला पोर्शन है ना, मैं सीडी पोर्शन को अलग से बना दे रहा हूँ, ये पॉइंट मान के चलो सी है और ये पॉइंट मान के चलो डी है। तो यार स्ट्रिंग फोर्स, मैंने आपसे बोला स्ट्रिंग फोर्स कब काम करता है, जब स्ट्रिंग टाइट होती है। अब सी और डी पॉइंट को आप गौर से देखो, तो सी और डी पॉइंट पे अगर टेंशन आप अंदर की तरफ लगा दोगे तो ये स्ट्रिंग को ढीला करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों फोर्स अंदर की तरफ लग रहे हैं, तो रस्सी को ढीला करेंगे, और रस्सी को अगर ये ढीला कर देंगे तो टेंशन कहां से लग जाए। तो इस पे जो टेंशन लगना चाहिए वो ऐसे लगना चाहिए कि रस्सी को खींच रहे हो, रस्सी को खींच रहे हो, स्ट्रिंग को टाइट करना चाह रहे हैं। तो ये वाला गलत हो गया। यानी अगर आप यहाँ पे सी बनाते हो, आप यहाँ पे डी बनाते हो, तो इस पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वो कहाँ की तरफ लग जाएगा, डी पे लगेगा टेंशन ऊपर की तरफ और सी पे लगेगा टेंशन नीचे की तरफ। रस्सी को फिर ऐसे टेंशन लगेगा को रस्सी को खींचना चाह रहे, टाइट करना चाह रहे। क्या टेंशन फोर्स समझ आया, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम जो बनाया है, ये पूरा डिटेलिंग में डायग्राम बनाया है कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है। तो ये पूरा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, देखो समझ में आ रहा है। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से और अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो टेंशन फोर्स का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग शुड बी टाइट, स्ट्रिंग टाइट होना चाहिए, स्लैक नहीं होना चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ढीली हो गई स्ट्रिंग तो उस पर टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और एक चीज को आपको और याद रखना है कि टेंशन फोर्स कहाँ की तरफ लगता है, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। यार मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर यहाँ पे ब्लॉक ये बना हुआ है तो इसमें नीचे की तरफ तो टेंशन नहीं लगेगा ना यार, क्योंकि नीचे थोड़ी रस्सी है, रस्सी तो ऊपर है, तो टेंशन ऊपर ही तो लगेगा, नीचे कैसे लग जाए। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। खैर, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर कैलकुलेटिंग टेंशन एट एनी सेगमेंट वी कंसीडर टू और मोर देन टू पार्ट एज अ सिस्टम। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग पार्ट बना लेते हैं, कई सारे सेगमेंट में इसको तोड़ लिया है जिससे टेंशन फोर्स हमें और क्लियर हो जाए कि इस पॉइंट पे कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे कहाँ लग रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी मैंने कर दी है, यानी सेम ही चीज है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक नया शब्द आया है ना, FBD, टेंशन मत लेना, अभी पढ़ाऊंगा इसको, FBD को, अभी अभी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, टेंशन फोर्स आपको क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से फोर्स पढ़ लिए, नॉर्मल पढ़ लिया, हम लोगों ने टेंशन पढ़ लिया, दो फोर्स कर चुके हैं ना हम लोग, एक तो नॉर्मल और दूसरा टेंशन। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना के कि अगर ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, अगर कोई ये ब्लॉक है तो क्या हो रहा है सिचुएशन कि यहाँ पे मान के चलो कि ये सरफेस कैसी है, रफ है, ये सरफेस कैसी है, रफ है। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो पीछे की तरफ काम कर रहा होगा, इसमें जो फ्रिक्शन काम करेगा वो पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रही मान लो। तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, पीछे। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स और रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन। ठीक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स इन शॉर्ट रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाह रहा है। जीवन में वो सिर्फ अपोजिशन के लिए पैदा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल ही तो काम कर रहा है फ्रिक्शन यहाँ पे। तो वही तो मैंने लिखा है कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स टेंजेंशियल
टू द सरफेस, तो ये सरफेस है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, उसी के साथ तो पैरेलल है, टेंजेंट के फॉर्म में ही तो लग रहा है, ठीक है। इट ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन और अटेम्प्ट रिलेटिव मोशन ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट है, तो रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो अपोजिट लगता है रिलेटिव मोशन, बस, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में हम फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पूरा फ्रिक्शन चैप्टर ही पढ़ेंगे तब। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ओके। नाउ ये थर्ड लॉ ऑफ Yes, मोशन sir. अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको Sir. पहले पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और उसके पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज की मतलब वीडियो में इतना है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे फ्रिक्शन फोर्स तक। और रही बात, अगर आप सोच रहे हो कि सर अप्लाइड फोर्स क्या होता है, तो अप्लाइड फोर्स आपको पता है, अप्लाइड फोर्स आप सभी लोग जानते हो, मैंने अभी बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको प्रेस कर रहे हो, आप उसको पुल कर रहे हो, आप उसको पुश कर रहे हो, तो वो these are the examples of applied force, these are the examples of applied force, okay। अच्छा, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन से कंफ्यूज मत होना, फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं और अप्लाइड फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से शो करते हैं, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।